Hello students, today let us go ahead with the next topic, that is magnetization and magnetic intensity. Magnetization and magnetic intensity. These are two new concepts that we are going to study today. Magnetization is denoted by capital M. Magnetic intensity is denoted by capital H. Both of them are vector quantities. Magnetization भी vector quantity है और magnetic intensity भी vector quantity है. So let's understand what are these two concepts. लेकिन इसको शुरू करने से पहले बच्चों एक काम करते हैं, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट्स जो हमने चैप्टर नंबर 4 में स्टडी किया था उसको रिवाइज करते हैं. एक कंसेप्ट हमने स्टडी किया था मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट, वी डिनोट मैग्नेटिक मोमेंट बाय स्मॉल m. इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी और इसका फॉर्मूला है I इंटू ए. आई करंट है, A एरिया है. एरिया इज कंसिडर्ड एज वेक्टर, तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये उसका यूनिट हो जाएगा. डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L2A1. सो दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट. हम जानते हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं. और ये कैसे मिलता है तो आप जानते हो कि मान लो अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्कुलर लूप है. मैंने आपको एक फार्मूला पहले चैप्टर नंबर 4 में एक्सप्लेन किया था, बड़ा सा डेरिवेशन था कि अगर ऐसा कोई सर्कुलर लूप है जिसमें करंट I पास होता है और ये हमारे लूप का एक्सिस है. ये हमारे लूप का एक्सिस है. मैं ये सिर्फ बेसिक रिवीजन कर रहा हूँ. ये सारी बातें हमारे चैप्टर नंबर 5 के ये कंसेप्ट में नहीं समझाई है. मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ चैप्टर 4 में जो पढ़ा था आपने. इस पर हमने एक पॉइंट ले लिया P. तो ये डिस्टेंस हम लेते हैं x. लूप का रेडियस है कैपिटल R. तो आप जानते हैं कि ये पॉइंट P पर इसमें से जो करंट फ्लो होता है उस करंट की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है. और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2. दैट इज अ फॉर्मूला. नाउ इफ x इज वेरी वेरी लार्ज देन R, तो क्या होगा? देन B इज इक्वल टू म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2. मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन निकाल दूँ तो ब्रैकेट में हमको मिलेगा 1 प्लस R स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर द होल रेज टू 3/2. और द होल रेज टू 3/2 होगा तो ये भी रेज टू 3/2 होगा, ये भी रेज टू 3/2 होगा. ये वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाएगी. तो हमें B मिलेगा म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब. ये एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 एक्स क्यूब हो जाएगा. मैं अगर इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब. सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 पाई इंटू 2 I, ये हो गया हमारे लूप का एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब. सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 IA इज मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एक्स क्यूब. ऐसा एक बड़ा सा डेरिवेशन हमने किया था. मैंने फिर से शॉर्ट में डेरिवेशन आपको एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों. ये जो डेरिवेशन है, ये जो फॉर्मूला है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 161 पे इक्वेशन नंबर 4.31A यहां पर ये मिल जाएगा. ये मैंने आपको क्यों समझाया? तो यहां से आपको एक बात समझनी है बच्चों कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मोमेंट पर डिपेंड करता है. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दिस कंसेप्ट, दिस एक्सप्रेशन M is called as magnetic dipole moment. आपको याद करवा दूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास एक सिमिलर फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर. इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला ऐसा ही था हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब. दिस P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो ये भी हम पढ़ चुके थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसके जैसा ही सिमिलर फॉर्मूला हो गया. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. बस फर्क इतना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस, और इन दो चार्जेस की वजह से हमें
मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, एक डाइपोल मिलता है, लेकिन मैग्नेटिज्म में ऐसे दो सेपरेट पोल्स या सेपरेट चार्जेस नहीं होते, इनको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है ये हमें किसी लूप में से मिलता है। मान लो ये लूप है तो हमें ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिला जिसका डायरेक्शन एक्सिस पर होता है। अब इसको अगर हम किसी एटम के साथ अप्लाई करते हैं, अगर ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ में मूव करने की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है और चार्ज जब मोशन में आता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विल गिव अस इलेक्ट्रिक करंट, तो हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। अब ये एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करने की वजह से अब ये पूरा सिस्टम लूप की तरह बिहेव करेगा और हमको एक मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व करने की वजह से हमें मैग्नेटिक मोमेंट्स मिलते हैं। अब एक बात याद रखो बच्चों, किसी एटम के अंदर ये अगर न्यूक्लियस है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना सेम पाथ पे ट्रैवल नहीं करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल करता होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल करता होगा, कोई तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल करता होगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट पाथ्स में ट्रैवल करते हैं, इसलिए हमको अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट्स मिलेंगे। यानी एक मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा मिल गया तो हो सकता है कि दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे मिल जाए, तीसरा मैग्नेटिक। अभी मैं ये सर्कल्स नहीं ड्रॉ करता हूँ, सिर्फ एरोज ड्रॉ करता हूँ, तो दिस एरोज विल इंडिकेट मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो एक मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, तीसरा ऐसा है, चौथा ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है। तो जिस तरह से ये ड्रॉ किया मैंने, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। किसी एटम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो भी हो सकता है और किसी एटम में नहीं भी हो सकता है। ऑन एन एवरेज एटम में नेट मैग्नेटिक मोमेंट मैं m डिनोट कर दूं, सिंगल एटम की बात करता हूं मैं। ये जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो एटम टू एटम वेरी करता है। अब हमने एटम की बात की, थोड़े बड़े लेवल पर जाते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट अ बल्क मैटर। बल्क मैटर यानी कि मान लो आपने एल्यूमिनियम का कोई ब्लॉक लिया है, आयरन का ब्लॉक लिया है, कोबाल्ट, निकल, ऐसा कोई भी सब्सटेंस ले लिया आपने, तो इसमें बहुत सारे एटम्स हो गए। अब मैं एक एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे एटम्स की बात करता हूँ। और अगर ये एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो होगा तो हर एटम का एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसका कोई डायरेक्शन होगा। तो कोई एटम का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, किसी का ऐसा है, सब रैंडमली अरेंज्ड है, सब अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज्ड है। तो बहुत सारे हमको मैग्नेटिक मोमेंट्स ऐसे मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, इसमें से यूनिट वॉल्यूम लेंगे, एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया और उसके अंदर हमको जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट्स मिलते हैं उसको हम ऐड करते हैं। तो ये क्या हो गया, m नेट। नेट मतलब रिजल्टेंट, क्योंकि सारे एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है। ये वैल्यू जो है वो यूनिट वॉल्यूम है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम यानी मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, हमको जो कंसेप्ट मिलता है, जो वैल्यू मिलती है, जो एक्सप्रेशन मिलता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। सो दिस m इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन नाउ? हाउ डू यू डिफाइन मैग्नेटाइजेशन? सो मैग्नेटाइजेशन इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? तो अभी हमने देखा था I A उसका फॉर्मूला है, यानी यूनिट मिलेगा हमको एम्पियर मीटर स्क्वायर, और नीचे वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट हमको मिल जाएगा एम्पियर पर मीटर, दैट इज द यूनिट। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्वियसली L-1A1, दैट इज द dimensional formula for magnetization. So what is the meaning of magnetization, students? Magnetization is the net dipole moment per unit volume. ये वैल्यू जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है। अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया तो मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा तो मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होगा।
So once again, magnetization is the net magnetic moment per unit volume. Its dimensional formula is L minus 1 A1 and unit is ampere per meter. Let us go ahead with the next concept. अब बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है और इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2m अपॉन एक्स क्यूब ऑन एक्सिस। ऐसा ही एक फॉर्मूला हमारे पास इक्वेटर के लिए भी होता है, लेकिन हम सिर्फ एक्सिस का फॉर्मूला देख रहे हैं। अब देखो बच्चों, ये एक सिंगल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा तो, लेकिन किसी बल्क मैटर के अंदर, दिस इज बल्क मैटर, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एटम्स होते हैं और हर एटम का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है और हम जानते हैं कि सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स का अलग अलग डायरेक्शन होता है, सब के डायरेक्शंस अलग अलग है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे है। इसकी वजह से भी हमको अगर नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा, जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हमें नॉन जीरो अगर मिलेगा, अगर मैं इसमें से यूनिट वॉल्यूम ले लेता हूं, यूनिट वॉल्यूम, ये बड़ा सा बल्क मैटर है, उसका एक छोटा सा वॉल्यूम मैंने अलग निकाला, इसके अंदर भी डाइपोल मोमेंट्स है। मान लो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट्स एक डायरेक्शन में फेस करते हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो गया। तो इसका मैग्नेटाइजेशन अगर m है, m क्या है? मैग्नेटाइजेशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया था और मैग्नेटाइजेशन अब जानते हैं क्या होता है, इट इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका भी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा और इसका मैग्नेटिक मोमेंट हम लिखेंगे m नेट। तो हमें इस पूरे मैटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, मैं उसको ऐसे डिनोट करता हूं bm, मैग्नेटिक मोमेंट इनसाइड द मटेरियल, m स्टैंड्स फॉर मटेरियल। तो वो इस मैग्नेटाइजेशन को प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि अगर मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटाइजेशन कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट पर डिपेंड करता है। समझो ज़रा, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटाइजेशन इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसलिए अगर B m पर डिपेंड करता है तो B ऑब्वियसली कैपिटल M पर भी डिनोट करता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, BM इज इक्वल टू म्यू नॉट M। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, आगे हमको जरूर पड़ेगी। M क्या डिनोट करता है? मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट, आई मीन मैग्नेटिक फील्ड। तो मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M। What is capital M, students? Capital M is magnetization. Once again, I remind you, what is magnetization? Magnetization is net magnetic moment per unit volume. Let's go ahead now. Now, students, imagine you have a solenoid. आपको पता है कि solenoid में जब करंट I फ्लो करता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। अगर ये मेरा कोई सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड के अगर अंदर करंट I फ्लो करता है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट NI। N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, सो म्यू नॉट NI इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। बच्चों, अगर इस सोलेनॉइड के अंदर मैं कोई दूसरा मटेरियल रख देता हूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। क्या होगा ना, इसके अंदर जो सोलेनॉइड होता है, एक एम्प्टी सोलेनॉइड है, खाली सोलेनॉइड, तो उसके अंदर आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिलेगा अपने को, और ये मैग्नेटिक फील्ड को मैं B नॉट डिनोट कर दूं क्योंकि अंदर मैंने कुछ नहीं रखा है। और जब मैं अंदर कोई सॉफ्ट आयन का रॉड या ऐसा कुछ रख देता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। इसके अंदर मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो BM होगा। तो मुझे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा B नेट, वो हो जाएगा B नॉट, यानी सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड प्लस ये मटेरियल का भी मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा मुझे BM।
लेकिन आप जानते हो बच्चों कि मटेरियल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एम. सो आई कैन राइट हियर बी नेट इज इक्वल टू बी नॉट प्लस म्यू नॉट एम. नाउ एम, what is m? m is magnetization. What is magnetization? Net magnetic dipole moment per unit volume. किसका? ये अंदर जो हमने आयन का, सॉफ्ट आयन का रॉड या ऐसा कोई भी मटेरियल हमने रखा होगा उसका. अभी इसके अंदर जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स रैंडमली प्लेस्ड होते हैं, सब रैंडमली प्लेस्ड है. लेकिन जैसे ही इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगता है बच्चों, क्या होगा, ये सारे एटम्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाने लगेंगे और उसके वजह से ये जो रैंडमली अरेंज्ड मैग्नेटिक मोमेंट्स थे उनको एक नेट डायरेक्शन मिल जाएगा. मैक्सिमम ऐसे डायरेक्शन में होंगे. ये सब एग्जैक्टली मैग्नेटिक मोमेंट के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी आप देखो तो एक डायरेक्शन में आ गए. क्या होता है ना, टेम्परेचर की वजह से एटम्स में वाइब्रेशंस होते हैं और उस वाइब्रेशंस की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, लेकिन मेजॉरिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गया. तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, बाहर से मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इसका मैग्नेटाइजेशन चेंज होता है. ये बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आया, तो सोलेनॉइड की वजह से आया, तो वो एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया. यानी किसी भी मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होता है. वो एक्सटर्नल फैक्टर कुछ भी हो सकता है. हमारे केस में सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है और उस एक्सटर्नल फैक्टर को हम H से डिनोट करेंगे. H इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. हमको दो टॉपिक्स पढ़ने थे, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. तो वो जो एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमारे मैग्नेटाइजेशन को अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है, मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन इज डिनोटेड बाय M. उस एक्सटर्नल फैक्टर को हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं. हमारे केस में वो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड था. तो सोलेनॉइड का ये जो मैग्नेटिक फील्ड था उसने हमारे मैग्नेटाइजेशन को अफेक्ट किया. जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा. यानी मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स अपॉन H. ये H जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी. तो मैं इसको इक्वल टू के फॉर्म में लिखूं तो मुझे ये मिलेगा खाई H. ये जो सिंबल है ना बच्चों, ये ग्रीक अल्फाबेट है एंड यू रीड इट एज खाई. खाई, टू बी मोर प्रिसाइज, खाई. सो खाई into H. Chi is a dimensionless, unitless quantity. Chi का कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है. तो मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू खाई H. और ये जो है अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है. इसकी वैल्यू मटेरियल पर डिपेंड करती है. सो वैल्यू ऑफ खाई डिपेंड्स अपॉन material. So now students, in this if I put the value of M, what do I get? Bm is equal to mu naught chi H, because M is equal to chi H. That's all right. But अगर मैंने ये आयन रॉड नहीं डाला होता और सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड होता, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, तो बी नॉट जो है वो सिर्फ, अब खाई नहीं है तो मैं सिर्फ म्यू नॉट H लिख सकता हूँ. तो जब आयन रॉड हमने अंदर डाला है तो मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट खाई H. लेकिन जब अंदर आयन रॉड नहीं है और सिर्फ हमारा सोलेनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय H. अब ये दोनों वैल्यूज़ मैं इस इक्वेशन में अगर डाल देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो. वी गेट बी नेट इज इक्वल टू, बी नॉट की वैल्यू है म्यू नॉट H प्लस बी एम की वैल्यू है म्यू नॉट काई H. सो आई कैन टेक आउट म्यू नॉट कॉमन, यहाँ से H को भी कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, तो यहाँ से 1 बच गया, इधर से काई बच गया. तो ये हमारा
बी नेट हो गया, सॉलिनॉइड के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलता है उसकी वैल्यू हो गई। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना कि मैंने ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग है, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन पूरा एक्सप्लेन करने का पैटर्न चेंज किया है, ऑर्डर ऑफ द फ्लो ऑफ द एक्सप्लेनेशन आई हैव चेंज। नाउ हियर वी नो दैट chi is dimensionless quantity, 1 is dimensionless quantity, so you have b naught, I can write this as this value mu naught multiplied by, ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ना उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय एच। सो व्हाट इज म्यू आर? वेयर म्यू आर इज 1 प्लस chi, it is a relative permeability, relative permeability। जैसे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी होता था वैसे यहाँ पर परमिएबिलिटी है, और ये काई डायमेंशनलेस है, 1 तो डायमेंशनलेस होता है, यूनिटलेस भी होता है, इसलिए रिलेटिव परमिएबिलिटी भी डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये पूरी वैल्यू को अब अगर मैं ऐसे लिख दूँ बी नेट इज म्यू मल्टीप्लाइड बाय एच, तो म्यू क्या हो गया? परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नाउ म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट into mu r. Mu naught is the permeability of free space. Mu r is relative permeability, and this is the permeability of the material placed in a magnetic field. So you can have the formula mu r is equal to mu by mu naught. Get it students? And one more thing I want you all to understand. अगर मैं ये फॉर्मूला b net वाला यहाँ पर लिख दूँ तो मुझे मिलता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट। मैं नेट वर्ड नहीं यूज़ करता हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में यूज़ नहीं किया है। आपकी टेक्स्ट बुक में ये डेरिवेशन कैसे एक्सप्लेन किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंटू 1 प्लस खाई इंटू एच, अगर म्यू नॉट से डिवाइड कर दूँ तो बी अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस खाई इंटू एच, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हमको मिलेगा एच प्लस खाई एच, एच प्लस खाई एच। अभी ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ये खाई एच तो m की वैल्यू होती है, तो b अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू एच प्लस एम। m को लेफ्ट में ले लो तो हमको मिलेगा h इज इक्वल टू b अपॉन म्यू नॉट माइनस m। इन्होंने सीधे सीधे ये फॉर्मूला आपकी टेक्स्ट बुक में दे दिया और यहाँ से उल्टा जाकर ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। मैंने थोड़ा सा रूटीन जो उसका पूरा फ्लो जो है वो चेंज कर दिया, पहले ये सारा एक्सप्लेन कर दिया और आपको ये बताया कि ये कैसे आया। अब यहाँ से एक बात देखो बच्चों, जब आप कोई भी एक्सप्रेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो सारे एक्सप्रेशंस का डायमेंशंस और यूनिट सेम होना चाहिए। इससे हमको ये समझ में आता है कि h और m दोनों का डायमेंशंस और यूनिट्स सेम होना चाहिए, और इन दोनों का जो भी डायमेंशंस होता है इसका यूनिट हमने देखा था कि एम्पियर पर मीटर होता है, तो h का यूनिट भी एम्पियर पर मीटर होगा, और इसका डायमेंशन L-1 A1, तो h का डायमेंशन भी L-1 A1 हो जाएगा। So students, that is all about magnetization and magnetic intensity. In the next lecture, we will proceed with properties of materials based on magnetism. See you in the next lecture.